Hi guys, welcome back to the episode 10 of our stock market series. इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि रिलायंस ने 80,000 करोड़ का प्रॉफिट किया या किसी कंपनी का रेवेन्यू 15% से जंप हुआ, किसी का एबिटा नेगेटिव आया, किसी का एबिटा 5% से जंप हुआ। अब ये सारे टर्म्स होते क्या हैं? क्या हम सबका मतलब जानते हैं? तो ये सारे टर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के टर्म्स है। हम इस वीडियो में समझेंगे कि इन सब टर्म्स का मतलब क्या होता है और कैसे हम किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। हमने लास्ट एपिसोड में कवर किया था कि बैलेंस शीट क्या होती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का मतलब क्या है एंड ऑल्सो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हर लाइन आइटम को ध्यान से समझेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी की परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिपिक्ट कर रही होती है। या तो वो ईयरली परफॉर्मेंस होती है या तो क्वार्टरली। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आपको समझ में आता है कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया, कितना खर्चा आया यानी कितना एक्सपेंस किया और लास्ट में कितना प्रॉफिट बचा। आप इसे अपने मंथली बजट की तरह सोचो कि कितनी सैलरी आई, कितना आपने एक्सपेंसेस किए और लास्ट में कितनी सेविंग्स हुई। एग्जैक्टली ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो आपके सामने एक सैम्पल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैंने खोला है। अगर इसको हम समझे और मैं इसमें आपको हर लाइन आइटम को समझाऊंगा जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या समझा रहा होता है। तो अगर आप सबसे ऊपर देखें तो सबसे ऊपर आता है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू का मतलब क्या है? जो कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशन से पैसे कमा रही है उसको बोला जाता है रेवेन्यू। अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर या अपनी सर्विसेज को बेचकर जो पैसा आता है उसको हम रेवेन्यू में कंसिडर करते हैं और रेवेन्यू को हम टॉप लाइन भी बोलते हैं। अगर आपको कहीं पे ये वर्ड मिले कि इस कंपनी ने इतना टॉप लाइन किया, इतने करोड़ का टॉप लाइन किया, 10 करोड़ का टॉप लाइन किया, तो मतलब उन्होंने 10 करोड़ का रेवेन्यू किया। रेवेन्यू को टॉप लाइन भी कहा जाता है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की टॉप लाइन आइटम होती है। अब हमारी सेकंड लाइन आइटम होती है सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो भी माल आपने बेचा है उसमें जो बनने में खर्चा आया है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इस कंपनी ने इतना सीओजीएस किया है यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इतना हुआ है। और जब हम रेवेन्यू में से सीओजीएस माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको जितने भी गुड्स आपने सेल किए हैं उसमें से जो रेवेन्यू आया है माइनस जितना आपने उस गुड्स को बेचने का कॉस्ट बियर किया है उसको माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपको अदर एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। गुड्स को बनाने के अलावा भी कंपनी के काफी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मार्केटिंग का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, रेंट पे करना। ये सारे खर्चे हम इन दो लाइन आइटम्स में डालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम बाकी सारे एक्सपेंसेस जो भी हमने बियर करे हैं वो यहाँ पर माइनस हो जाते हैं। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट से जितने भी अदर एक्सपेंसेस होंगे वो माइनस करके हमारा एबिटा आ जाता है। तो इतना समझ में आ रहा होगा कि एबिटा रेवेन्यू माइनस सारे एक्सपेंसेस होता है। अब एबिटा का मतलब क्या होता है? एबिटा का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो एबिटा की वैल्यू है वो हमारी अर्निंग्स है बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन। ये सारे खर्चे हमने अभी माइनस नहीं करे हैं। इन तीनों खर्चों को मिलाकर हमारा अर्निंग इतनी आई है। जब हमारा एबिटा आ जाता है उसके बाद हम धीरे धीरे एबिटा में से हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस करते हैं। तो अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन यानी जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है, जो हमारी मशीनरीज होती है जिसको हम यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उनका वियर एंड टियर होता है टाइम के साथ। टाइम के साथ मशीनरीज खराब होती है, पुरानी होती है, जिनको मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो हम धीरे धीरे बुक्स में से उन मशीनरी की वैल्यूज को डी वैल्यू कर रहे होते हैं जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जब हम एबिटा में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमारी एबिट आता है, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमने डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस कर दिया है तो अब एबिट बचा है। अब एबिट में से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं। इंटरेस्ट माने हमने कोई भी लोन लिया होगा जिसका हमें इंटरेस्ट देना है, वो यहाँ से डिडक्ट हो जाता है। जैसे ही हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच जाता है। तो आपको दिख रहा होगा कि हम धीरे धीरे सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हुए जा रहे हैं और यहाँ पे जब हम टैक्स भी माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होता है सारे एक्सपेंसेस को हटाकर। तो ये होती है एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर आप किसी भी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खोलेंगे आपको यही सब लाइन आइटम्स मिलेगी। हम कंपनी के एक्सपेंसेस के इतने सारे लाइन आइटम इसलिए बना देते हैं कि हम अच्छे से एनालाइज कर पाए कि कंपनी कहाँ पर एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा कर रही है या कहाँ पर एक्सपेंसेस सबसे कम हो रहे हैं।
यहाँ से हमारी एनालिसिस और स्ट्रॉन्ग होती है, हम कंपनी को और अच्छे से जान पाते हैं। तो होपफुली आप जब भी किसी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खोलेंगे, तो आप इन 3 सवालों का जवाब अच्छे से दे पाएँगे कि कंपनी ने रेवेन्यू कितना किया है, कितना एक्सपेंसेस हुए हैं और कितना प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने। तो होपफुली आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम नेक्स्ट एपिसोड में कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को समझने वाले हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।